से गुजर रहा था। जब उसने सूरज को डूबते हुए देखा तो उसने किसी जगह रुकने का और रात गुजारने के लिए टेंट लगाने का फैसला किया। वो मुख्य रास्ते से कई 100 फीट दूर जंगल के अंदर चला गया, जहां उसने एक छोटी खाली साफ जगह देखकर वहीं पर अपना टेंट लगा दिया और टेंट लगाने के बाद वो अंदर जाकर आराम से सो गया। कुछ घंटों बाद अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि उसने अपने डेरे यानी टेंट के बाहर कुछ सुना है, लेकिन टेंट से बाहर देखने का कोई उपाय नहीं था। उसमें बाहर देखने के लिए कोई खिड़की, कोई इंतजाम नहीं था। ऊपर से बाहर पूरी तरफ काला घना अंधेरा था, इसलिए उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस लेटा रहा, लेटे हुए ही ये समझने की कोशिश करने लगा कि बाहर क्या हो रहा है। और जब वो वहां लेटा हुआ बारीकी से बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था, तब उसने धीरे से उसकी टेंट की ओर बढ़ते कदमों की आवाज सुनी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो अब आप अपने हेडफोन चढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए मेरी आवाज में आज की कहानी को सुनने के लिए। तो चलिए शुरू से कहानी को शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस घटना की शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि 2007 में प्रसिद्ध कल्ट क्लासिक फिल्म इनटू द वाइल्ड को पहली बार थिएटर में रिलीज किया गया था। वो फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि क्रिस्टोफर मैकइनलेस इस नाम के एक युवक के जीवन से प्रेरित है। 1990 में क्रिस्टोफर ने सम्मान के साथ और अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन पूरा किया था। सच कहे तो वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। वो अच्छी नौकरी पा सकता था, अच्छी सैलरी ले सकता था, लेकिन क्रिस्टोफर के लिए वास्तव कुछ और ही था। क्रिस्टोफर ऐसी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। असल में वो किसी भी तरह की नौकरी ही नहीं करना चाहता था। वो तो बस अपनी जिंदगी को आजादी से जीना चाहता था। वो जानता था कि उसके परिवार वाले उसकी इस बात से खुश नहीं होंगे और इसलिए एक दिन वो अपने माता पिता को बिना बताए घर को छोड़कर चला जाता है। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। पैसे, क्रेडिट कार्ड, उसके पास जो कुछ भी था उसने उसे दान में दे दिया था। वो अपने आप को लालच से दूर रखना चाहता था और इतना सब करने के बाद वो अलास्का चला गया। अलास्का के जंगल के बीच उसे एक जंग लगी पुरानी सिटी बस मिली। क्रिस्टोफर ने उसी बस को अपना घर बना लिया और वो उसी में रहने लगा। दुर्भाग्य से 113 दिन बाद वो भूख से मर गया। किसी किसी का यह मानना था कि उसने कोई जहरीला पौधा खा लिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब क्रिस्टोफर की ये जीवन कहानी स्पष्ट रूप से एक दुखद कहानी है। फिल्म उसके जीवन के बारे में है, जो कि वास्तव में क्रिस्टोफर की अविश्वसनीय भावना और उसकी निरंतरता पर केंद्रित है। वो जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है वो आजादी है, और इसी पॉइंट पर आकर फिल्म खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म को देखने के बाद ज्यादातर लोग दुखी नहीं थे, बल्कि इंस्पायर्ड थे। वो ये सोचने लगे थे कि जिंदगी को जीना चाहिए, भले ही उन्हें जिंदगी में बड़े से बड़े जोखिम क्यों न उठाने पड़े, लेकिन कुछ भी हो अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसी दौरान एक दर्शक पूरी तरह से क्रिस्टोफर मैकइनलेस की जीवन कहानी से प्रेरित हुआ था। उसका नाम था मैट हिगिंस। मैट हिगिंस 18 साल का एक नौजवान लड़का था। मैट ओरेगॉन में रहता था और हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। बहुत से लड़कों की तरह उसे भी ये पता नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, आगे की पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करना है। उसके सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन फिल्म को देखने के बाद अब उसके सामने एक ऑप्शन आ गया था, और वो ये था कि वो जंगल में चला जाए, जैसे क्रिस्टोफर मैकइनलेस ने किया था। बार बार सोचने के बाद मैट को यही ऑप्शन सबसे आसान लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए जंगल नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैट ने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने के रूप में देखा। वो बस कुछ दिन का ब्रेक लेकर रियलिटी यानी वास्तविकता को समझना चाहता था, खुद को खोजना चाहता था। उसने सोचा कि कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो वापस भी आ सकता है। मैट ने तय किया कि सबसे पहले वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करेगा और उसके बाद 2008 की वसंत ऋतु मतलब ठंड के मौसम में वो कैलिफोर्निया खंड की यात्रा करेगा, जिसमें कि उबड़ खाबड़ और खूबसूरत पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल है, और ये सब वो अकेले अपने दम पर करने वाला था। पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल का वो हिस्सा
मैट ने जिसकी लंबी पैदल यात्रा करने की योजना बनाई थी वो लगभग 1700 मील का था, यानी करीबन 2700 किलोमीटर की एक पैदल लंबी यात्रा। यह यात्रा दक्षिणी कैलिफोर्निया में मैक्सिको की सीमा से शुरू होकर उत्तर की सीमा तक यानी ओरेगॉन की सीमा तक होने वाली थी, जिसमें उसे उबड़ खाबड़ रास्तों से, रेगिस्तान से, पहाड़ों से और बहुत सारे खतरनाक जंगलों के बीच से गुजरना था। ऐसे ऐसे जंगलों से जो कि बहुत घने थे और जहां जंगली जानवरों का खतरा भी था। इन पगडंडी वाले रास्तों पर कोई कोई स्थान ऐसे भी थे कि जहां से दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, जहां से आसपास के लोगों से संपर्क करने के लिए कोई साधन नहीं था। और इसीलिए ये यात्रा खतरनाक भी थी, क्योंकि अगर किसी हाइकर को यात्रा के दौरान कुछ हो भी जाता तो शायद कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक बाहर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि मैट कहीं हाइकिंग करने जा रहा था। उसके पास हाइकिंग का अच्छा खासा अनुभव था। उसने अब तक पूरे ओरेगॉन और पश्चिमी संयुक्त राज्यों में लंबी पैदल यात्रा और टेंट लगाते हुए हाइकिंग की थी। इस दौरान मैट ने खतरनाक और इंसानी इलाकों से दूर क्षेत्रों में लंबी पैदल यात्रा की थी, जहां उसका कई तरह के जंगली जानवरों से सामना भी हुआ था। इसलिए मैट हाइकिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और इसी अनुभव के बल पर उसने इतना बड़ा साहस करने का निर्णय लिया था। वो साहसी था, होशियार था, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत शिखर की पगडंडी वाले रास्ते पर उसके साथ कुछ तो अजीब होने वाला था, जिससे वो पूरी तरह से अनजान था। और फिर योजना के अनुसार मैट ने 2007 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर उसके बाद 2008 के ठंड के मौसम में वो घर छोड़ने को तैयार था। उसने अपना सामान पैक किया और हवाई अड्डे से निकल पड़ा। उसने दक्षिण से दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरी और जब वो वहां पहुंचा तो उसने दक्षिण की ओर मैक्सिको की सीमा तक अपना रास्ता तय कर लिया। मैक्सिको की सीमा से मैट ने पैसिफिक क्रेस्ट यानी प्रशांत शिखर के रास्ते पर अपने सफर की शुरुआत की और वहां से वो उत्तर की ओर निकल पड़ा। मैट अपने पहले कुछ हफ्तों के सफर में पूरे पूरे दिन तक लंबी पैदल यात्रा करता रहा, जहां तक उसका शरीर उसे साथ देता था, या फिर जब रात होने लगती थी तब तक वो सफर करता ही रहता था। थक जाने के बाद या फिर रुक जाने के बाद मैट वहीं पर किसी रास्ते के किनारे अपना टेंट लगा देता था। उसके बाद उसके पास जो भी खाना होता था उसे वो खाकर टेंट के अंदर ही सो जाता था और अगले दिन जल्दी उठकर फिर से अपनी आगे के सफर के लिए निकल पड़ता था। पहले कुछ हफ्तों के सफर के दौरान मैट को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके लिए सब कुछ सामान्य था। कभी कभार ज्यादा देर तक सफर करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता था या फिर उसे डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ जाता था। इसके अलावा उसने अपने सफर के दौरान और कोई भी और किसी भी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं किया था। इन 2-3 चीजों को छोड़ दे तो अभी तक मैट के लिए सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन मैट को अपने सफर के दौरान डर का एहसास तब हुआ जब वो लासेन नेशनल फॉरेस्ट यानी लासेन राष्ट्रीय वन की सीमा के अंदर चला गया था। लासेन फॉरेस्ट उत्तरी कैलिफोर्निया में एक बहुत ही घना जंगल है और वो जंगल मैट ने जहां से अपने सफर की शुरुआत की थी वहां से लगभग 150 मील की दूरी पर था। मैट ने लासेन फॉरेस्ट में पैर रखने के कुछ समय बाद ही इस बात को महसूस किया था कि जंगल का रास्ता बहुत ही अजीब है। वहां के पेड़ झाड़ियां सिर्फ घनी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने पगडंडी वाले रास्ते को भी अपनी शाखाओं से ढक लिया था। रास्ते के दोनों किनारों पर बहुत बड़े और घने पेड़ थे। वो इतना घना इलाका था मानो जैसे रास्ते के दोनों तरफ 2 बड़ी ऊंची दीवारें हो। घना इलाका होने की वजह से वहां की हवा भी धीमी थी और सब कुछ एकदम शांत था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसे ऐसा लगने लगा था जैसे अंधेरा होने वाला है। लेकिन मैट अपने आप को शांत रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो वो कर सकता था। वो पंछियों की चहचहाहट का मजा ले रहा था, उसके चारों ओर से गूंजती कीड़ों की आवाज को सुन रहा था और उन्हें सुनते हुए मैट उस घने जंगल को आराम से काट रहा था। उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं थी। फिर वो धीरे धीरे रास्ते को पार करते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच गया, जहां से उसे एक मोड़ लेना था। जाने अनजाने में उसका ध्यान ऊपर की तरफ चला गया। वहां देखकर मैट चौंक गया। उसने देखा कि उससे लगभग 20 फीट की दूरी पर यानी रास्ते के किनारे एक बड़ा सा शिलाखंड यानी एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर पर 2 अधेड़ उम्र के लोग बैठे हैं, जिनमें से एक आदमी है तो दूसरी औरत है। वो दोनों सिर से लेकर पांव तक
किसी तरह के सफेद कपड़े में ढके हुए थे। वो दोनों भी दिखने में बहुत गंदे थे और अस्त व्यस्त थे। आदमी के चेहरे पर बेढंगी सी दाढ़ी उगी हुई थी और न जाने कब से वो दोनों मैट को भयानक नजरों से घूर रहे थे। वो देख मैट को बहुत अजीब लगा, इतना अजीब कि मैट ने तुरंत नीचे देखा। मैट ने नीचे देखते हुए ही अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, पर जैसे ही मैट उन दोनों से कुछ फीट की दूरी पर आ गया, मैट ने फिर से ऊपर देखा। मैट ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ लहराया, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें हेलो भी कहा, लेकिन वो बस उसे घूरते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न वो हंस रहे थे और न ही अपनी आंखें झपक रहे थे। उन्हें देखते हुए ही मैट उनके पीछे चला गया। उन्हें देखने के बाद वो अपने आप को ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो दोनों अब भी पीछे से उसे घूर रहे होंगे। उन दो सफेद कपड़ों में बैठे इंसानों से काफी दूर जाने के बाद भी मैट पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। उनकी आंखों को देखकर मैट सच में डर गया था, इसलिए मैट बस आगे आगे चल रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि उसके हाथ हिलाने पर भी उन लोगों ने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, उसे कोई इशारा क्यों नहीं किया। कम से कम वो हाथ भी हिला देते तो भी शायद उसे इतना अजीब न लगता। पर वो इस बात को सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि शायद इस घने जंगल में रह रहे लोगों को कई दिनों तक दूसरे बाहर के लोग दिखाई न देते होंगे और शायद इसलिए वो इस तरह से अजीब बर्ताव करते हैं। पर सच कहे तो ये बहुत ही अजीब बात है। आप जानते हैं कि इस बात को स्वीकार करना कितना मुश्किल है कि आप किसी अनजान जगह पर सफर कर रहे हो और आप जैसे ही दिखने वाले कुछ लोग आपको सामने देखकर भी आपकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और ना ही आपको कोई प्रतिक्रिया करते हैं। ये बहुत ही डरा देने वाली बात है। लेकिन मैट अब उन दोनों लोगों से काफी दूर निकल चुका था और तब मैट ने अपने आप को यह कहकर समझाया कि वो नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसकी हेलो का जवाब नहीं दिया और उसे उन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैट अपने आप को समझाते हुए बस आगे आगे चलता रहा। उसने एक बार भी उन सफेद कपड़ों में खड़े लोगों को देखने की कोशिश नहीं की। कुछ घंटों बाद उसने महसूस किया कि सूरज डूबने लगा है, क्योंकि उन घने विशाल पेड़ों के बीच से आती रोशनी अब कम होती जा रही थी। दूर का रास्ता दिखाई देना भी कम हो गया था। इसलिए मैट ने वहीं आसपास कहीं पर अपना डेरा डालने का फैसला किया और फिर वो एक सुरक्षित जगह को तलाशने लगा। जिस पगडंडी वाले रास्ते से वो सफर कर रहा था, उस रास्ते के पास किनारे पर बहुत ज्यादा घने पेड़ थे। वो पेड़ इतने ज्यादा घने थे कि वहां पर टेंट लगाना मुश्किल था। इसलिए मैट रास्ते को छोड़ करीबन 300 फीट जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाकर एक साफ जगह देखकर वहीं पर मैट ने अपना टेंट लगा लिया। उसने अपने छोटे से चूल्हे पर अपने लिए कुछ खाना बनाया और खाना खत्म करने के बाद उसने अपना बचा हुआ खाना एक वाटरप्रूफ बैग के अंदर पैक कर लिया। उस वाटरप्रूफ बैग को एक थैले के अंदर सील करने के बाद उसे एक डोरी से बांधकर एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया। वो थैला जमीन से इतनी ऊंचाई पर था कि जहां से अंधेरे में कोई भी जानवर उसे देख न सके, या फिर देख भी लिया तो वहां तक पहुंच न सके। जब अंधेरा और ज्यादा घना होने लगा तब मैट अपने टेंट में चला गया और टेंट की जिप बंद कर जाकर अपने स्लीपिंग बैग में सो गया। अगली सुबह जैसे ही मैट जाग उठा, उसने देखा कि टेंट के बाहर हल्की रोशनी नजर आ रही है। मतलब सूरज उगना शुरू हो गया था। बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी भी थी। मैट झट से टेंट के बाहर आ गया और एक लंबी सांस लेते हुए बाहर आते ही उसने सबसे पहले उस पेड़ की तरफ देखा जिस पर उसने अपना खाना लटकाया था। पेड़ पर थैला नहीं था। मैट ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा, सोचा कि शायद थैला वहीं जमीन पर गिर गया होगा, लेकिन थैला जमीन पर भी नहीं था। थैला बस वहां से गायब था। मैट मन ही मन में यह सोचने लगा कि रात में तो उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी, तो फिर थैला कहां गायब हो गया। उसे लगा कि शायद जब वो गहरी नींद में रहा होगा तब कोई भालू कैंप साइट पर आया होगा और खाना लेकर उसके साथ वो भाग गया होगा। मैट के दूसरे बैग में थोड़ा बहुत खाना था जिससे कुछ दिनों तक काम चल सकता था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले वो अपने तर्क को जांचना चाहता था, क्योंकि हाइकर्स को हमेशा पता होना चाहिए
कि उनका सामना किस चीज से है। मैट ने एक बार पेड़ पर चढ़कर थैले की जगह और ऊंचाई को देखना चाहा। वो देखना चाहता था कि किसी जानवर को ऊपर चढ़कर थैला निकाल पाना संभव है भी या नहीं। मैट पेड़ पर चढ़ गया और उसने ऊपर से जमीन की तरफ देखा। उस वक्त उसकी नजर जमीन पर बने कुछ निशानों पर पड़ी। वहां किसी भी भालू या किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन वहां कुछ और था जिसे देखकर मैट चौंक गया। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतर गया। पेड़ के आसपास की मिट्टी में दो अलग अलग पैरों के निशान बने हुए थे। मैट इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो बिना जूतों के एक बार भी टेंट के बाहर नहीं आया था। वो घबरा गया और उसने उन निशानों को आसपास जांचना शुरू किया। तब उसे महसूस हुआ कि ये पैरों के निशान केवल उस पेड़ के पास ही नहीं थे, बल्कि उसके टेंट के आसपास चारों तरफ थे, हर जगह थे। वो पागलों की तरह सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं जब आखिरी बार बिस्तर में सोने गया था तब तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, और इतना घना अंधेरा होने के बावजूद कोई इंसान मेरे कैंप साइट तक कैसे आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मेरा खाना तक चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। उसका टेंट मुख्य रास्ते से काफी अंदर तक था और मैट को यह बात जरा भी हजम नहीं हो रही थी कि इतना घना अंधेरा होने के बाद भी वो लोग कैसे उसे ढूंढते हुए 300 फीट अंदर तक आ पहुंचे थे, वो भी बिना आवाज किए। इस बात पर सोच विचार करने के बाद मैट इस सोच तक आ पहुंचा था कि हो ना हो ये वही दो लोग थे जिन्हें उसने चट्टान पर देखा था, वही लोग जो सफेद कपड़े में थे, और अब वो मैट के पीछे पीछे यहां तक आ गए थे। शायद उन्होंने अंधेरा होने का और उसके सोने का इंतजार किया और फिर उसका खाना चुरा कर वो भाग गए थे। इस बारे में सोचते हुए उसे अचानक से यह एहसास हुआ कि हो सकता है वो शायद अभी भी वहीं हो। शायद वो अब भी किन्हीं पेड़ों के पीछे छुपकर उसे देख रहे हो। मैट ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। उसे लग रहा था कि वो अचानक से कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई देंगे। मैट बार बार यहां वहां पेड़ों के पीछे झांक कर देख रहा था, लेकिन काफी देर तक यहां वहां देखने के बाद उसे लगा कि वहां कोई नहीं है। फिर भी उसे बार बार यह डरावना एहसास हो रहा था कि कोई अब भी उसके पीछे है, कोई अब भी उसे देख रहा है। इस बात को लेकर वो अस्वस्थ होने लगा था। उसने जल्दी से अपने कैंप साइट को पैक किया और वो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर आगे निकल पड़ा। वो बहुत शांति से पगडंडी की ओर बढ़ा। चलते चलते उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो लोग अभी भी उसके पीछे है, या फिर अचानक से वो किसी पेड़ से निकलकर उसके सामने कूद पड़ेंगे, या फिर शायद उस पर झपट पड़ेंगे। इस डर से मैट थोड़ा और तेज चलने लगा था। आखिरकार वो पगडंडी के रास्ते पर आ पहुंचा। उसने एक बार फिर नीचे पगडंडी की ओर देखा। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो देख उसने थोड़ी राहत की सांस ली। मैट ने सोचा कि वो लोग खाना चुरा कर चले गए होंगे, और ये सोचकर वो फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैट कई घंटों से लगातार चल रहा था, लेकिन जब भी उसके मन में उन दो लोगों का ख्याल आ जाता था, वो हल्की सी अपनी नजर घुमाकर पीछे देख लेता था कि सफेद कपड़ों में वो पुरुष और महिला अब भी कहीं ना कहीं उसके पीछे है। आखिरकार उस छोटे पगडंडी वाले रास्ते को काटने के बाद वो एक खुले और खूबसूरत मैदान में आ गया था, जहां से ऊंचे आसमान में सूरज उसे साफ साफ नजर आने लगा था। वो अपने आप को यह समझा रहा था कि यह सच में बहुत भयानक था कि वो सफेद कपड़े पहने हुए दो अनजान लोग निश्चित रूप से उसका पीछा कर रहे थे, और बीच रात में वो उसके कैंप साइट पर घूम रहे थे। लेकिन शायद वो दोनों भी बहुत ज्यादा भूखे थे। उन्हें बस खाने की जरूरत थी, और इसलिए वो लोग सिर्फ खाना चुराने के लिए वहां आए थे। शायद इसके बाद अब उसे कभी भी उन लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैट की यह सोच बहुत जल्द ही गलत साबित होने वाली थी। मैट ने अगले 3 दिनों तक लासन के उस जंगल से पगडंडी से होते हुए उत्तर की ओर अपना चलना जारी रखा। इन 3 दिनों के सफर के दौरान उसने एक बार भी उन सफेद कपड़ों में उसका पीछा कर रहे लोगों को नहीं देखा था। न ही रात में उसका किसी अनजान चीज से सामना हुआ था, और न ही उसका सामान चोरी हुआ था। इसलिए मैट ये सोचकर खुश था कि वो बस एक मामूली सी घटना थी। उन लोगों ने उससे बस वो ले लिया था जो वो चाहते थे, और अब वो उसके पीछे नहीं है। पर खाना चुराने की घटना के बाद वाली चौथी रात मैट के लिए बहुत डरावनी और खौफनाक साबित होने वाली थी। उस रात मैट को फिर से मजबूर होकर
रास्ते को छोड़ जंगल के अंदर कहीं अपना टेंट लगाना पड़ा। वो एक बहुत ही घना जंगल था। इस बार वो रास्ते से कुछ 100 फीट अंदर चला गया होगा और वहीं पर एक अच्छी जगह देखकर उसने अपना टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद मैट ने टेंट के चारों ओर सूखी लकड़ियों का एक घेरा बना दिया। मैट ने खाना चोरी होने की घटना के बाद हर रात ऐसा करना शुरू कर दिया था। ये सूखी लकड़ियां उसके लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अलार्म सिस्टम की तरह काम करती थी। मतलब अगर कोई भी बड़ा जानवर या कोई भी इंसान उन लकड़ियों के घेरे पर कदम रख देता तो उन लकड़ियों की टूटने की आवाज होती और मैट सतर्क हो जाता। सुरक्षा का सारा इंतजाम करने के बाद मैट ने खाना खाकर खाने को फिर से एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और अंधेरा होते ही वो अपने टेंट के अंदर गया और सो गया। कुछ घंटे बाद अचानक से मैट की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसके टेंट को कोई खिड़की तक नहीं थी जहां से वो बाहर झांक कर देख सके, इसलिए खुली आंखों से भी वो कुछ भी देख नहीं सकता था। वो बस अपनी आंखें खोलकर लेटा हुआ था। लेकिन उस घने अंधेरे में मैट ध्यान से किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। असल में वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों जाग गया है। ऐसा भी नहीं था कि किसी चीज ने उसे चौंका दिया था, पर वो बस लेटा हुआ किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात से उसकी नींद टूट गई थी। क्या उसे नींद में कुछ महसूस हुआ था या फिर वो कोई उसका भ्रम था। उसके कान बहुत ध्यान से उसके चारों तरफ से आती आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैट ने शांति से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे पास कहीं से लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे किसी ने उसके टेंट के आसपास बिखरी लकड़ियों पर कदम रख दिया हो। आवाज को सुन मैट चौकन्ना हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि कोई जानवर या फिर कोई इंसान उससे बस कुछ फीट की दूरी पर है। इसलिए वो बिना कोई आवाज किए बस शांत पड़ा रहा। मैट ने बहुत शांति से अपने स्लीपिंग बैग से अपना एक हाथ बाहर निकाल लिया और पास छुपाए हुए शिकार करने वाले चाकू को कस के पकड़ लिया। चाकू के हैंडल को पकड़कर उसे धीरे से अपनी छाती तक ले आया, ताकि अगर कोई ऊपर से उस पर हमला कर दे तो वो सीधे सीधे उसे मार सके। तभी उसे एक के बाद एक और कई ज्यादा कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर जो कोई भी था वो एक तरह की स्पीड से चल रहा था। मतलब बाहर जो कोई भी था उन्हें लकड़ियों के टूटने की आवाज की परवाह नहीं थी, न उन्हें किसी बात का डर था। आवाज को सुनकर मैट इतना तो जान चुका था कि बाहर जो कोई है वो सीधे उसके टेंट की तरफ आ रहा है। सच कहे तो मैट के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसके दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन निर्णय लेने की उसमें ताकत नहीं थी। लेटे लेटे ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो खुद को समझाकर खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। वो सोच रहा था कि कोई अगर बेवजह उसके टेंट के बहुत करीब आ गया तो उसे मारना पड़ेगा। मतलब अगर बाहर कोई इंसान है तो जाहिर है कि वो उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर बाहर कोई अच्छा इंसान होता तो वो जरूर से आवाज देता। लेकिन बाहर खड़े उस इंसान या जो कुछ भी था उसके बारे में सोचकर मैट बस कांप रहा था। मैट बस उन कदमों की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। वो सुन पा रहा था। वो कदमों की आवाज टेंट के करीब और करीब आते जा रही थी और फिर अचानक से वो आवाज एकदम से रुक गई। मैट जानता था कि वो पैर ठीक उसके सर के पास खड़े हैं। वो लोग इतने करीब होकर भी अंधेरा होने की वजह से मैट उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें ध्यान से सुन पा रहा था। और तब उसे अचानक से कोई फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन फिर भी मैट ने अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं की। वो फुसफुसाने की आवाज सिर्फ उसके सर के पास से ही नहीं आ रही थी, बल्कि जंगल में हर तरफ से आ रही थी। सभी अलग अलग दिशाओं से आ रही थी और इसीलिए मैट नहीं जानता था कि उसे इस हाल में क्या करना चाहिए। उस हालत में उसकी सोच ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो बस आसपास से आती हुई उस फुसफुसाहट भरी आवाज को सुन रहा था, जो कि धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही थी। मैट महसूस कर पा रहा था कि वो सारे लोग उसके टेंट के आसपास ही कहीं खड़े हैं और अचानक से उन लोगों ने उसके टेंट का गोल चक्कर काटना शुरू कर दिया है। अब मैट टेंट के चारों तरफ से
एक घेरे में चलते हुए कदमों की आवाज को सुन पा रहा था। मैट बहुत ज्यादा खौफ में था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके हाथ, पांव, होठ सब कुछ तेजी से थरथरा रहे थे। वो किसी बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गया था। वो जानता था कि उसके हाथ में चाकू है, पर उसके दिमाग में इतना ज्यादा खौफ था कि वो जानता था कि वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। इतने में अचानक से वो फुसफुसाने की आवाज बंद हो गई। कदमों की आवाज तक रुक गई। एक पल में सब तरफ सन्नाटा हो गया। आसपास सब कुछ इस तरह से शांत हो गया जैसे आसपास कुछ भी नहीं था। एक तरह से यह मैट के लिए राहत वाली बात थी, लेकिन मैट अब भी वहीं लेटा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि अपनी जगह से उठने से पहले वो पीछे जाती कदमों की आवाज को सुनना चाहता था, जो कि वापस जंगल में पीछे की तरफ हट रही हो। लेकिन उसने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी जिससे कि पता चल सके कि लोग उसके टेंट से दूर जा रहे हैं। फुसफुसाने की आवाज अब भले ही बंद हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि बाहर जो कोई भी है वो अब भी बाहर है। शायद वो मैट के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाहर इतना ज्यादा घना अंधेरा था कि मैट बाहर जाकर भी कुछ भी देख नहीं सकता था। इसलिए मैट अपनी जगह पर ही बस लेटा रहा। पता नहीं कि बाहर कितने सारे लोग होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 या 10, और वो सभी उसके टेंट से बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। सुबह होने में अब कुछ ही वक्त बाकी था, लेकिन अब तक मैट ने पीछे हटते कदमों की आवाज नहीं सुनी थी। हो सकता है कि वो अभी अपनी जगह पर ही खड़े हो। कुछ वक्त बाद सूरज पूरी तरह से आसमान में ऊपर आ गया और मैट को टेंट के बाहर कुछ कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। मैट ने यह सोचा कि उसे अब बस जांचना है कि बाहर कोई है भी या नहीं। इसलिए उसने अपनी जगह से उठते हुए टेंट की चेन खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई भी नहीं था। मैट कूदकर टेंट के बाहर आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में जो चाकू था उसे अपने सामने पकड़ लिया। मैट अपने आप को यह बता रहा था कि कौन था बाहर। कोई नहीं था। हाँ, शायद वो चले गए हैं, या फिर वो कुछ दूरी पर पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। यह सोचकर मैट बहुत देर तक अपने कैंप साइट के आसपास सब चीजों को जांचता रहा, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं उसे वो सफेद कपड़े वाले लोग दिखाई देंगे, या फिर दूसरे कोई लोग जिन्हें वो जानता तक नहीं था। लेकिन काफी देर तक यहां वहां टटोलने के बाद भी मैट ने किसी को भी नहीं देखा। इसलिए अब वो अपने आप को समझाने लगा कि शायद रात उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और बहुत ज्यादा डर की वजह से उसे यह भ्रम हुआ होगा। लेकिन जब मैट ने नीचे जमीन की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपने कैंप साइड में उसके टेंट के चारों ओर पैरों के निशान देखे। वो निशान हर जगह पर थे। टेंट के पास थे, लकड़ी के घेरे के बाहर थे। मतलब जिस बात को वो सपना समझ रहा था वो एक खौफनाक सच था। इसलिए मैट ने जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान पैक कर लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर वो पगडंडी के रास्ते की ओर चलने लगा। जब वो पगडंडी पर पहुंचा तो उसने उत्तर की दिशा में दौड़ना जारी रखा। इस बार वो चल नहीं रहा था, बल्कि दौड़ रहा था। दौड़ते हुए वो बार बार अपने कंधों के पीछे देख रहा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कुछ भी कर मुझे उस लैसेन नेशनल फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। कुछ भी कर मुझे उन सफेद कपड़ों में पीछा कर रहे लोगों से दूर जाना है। वो पूरा दिन बस दौड़ता रहा। उसने बस कुछ मिनट के लिए आराम किया होगा। बाकी दिन भर वो तेजी से बस आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार दिन के दोपहर तक वो लैसेन राष्ट्रीय वन से बाहर निकल गया था। वो अब एक ऐसी जगह पर था जहां पर करीब ही एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। उस रात मैट ने जंगल के बाहर लेकिन शहर के ठीक करीब ही अपना डेरा डाल दिया। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मैट जितना संभव हो सके शहर के, या यूं कहे कि इंसानी बस्ती के करीब होना चाहता था। जब वो खौफ से उस रात अपने टेंट में पड़ा हुआ था, तब वो हर उस चीज, हर उस घटना के बारे में सोच रहा था जिनका पिछले कुछ दिनों में उसने अनुभव किया था, जिनका उसने सामना किया था। जब से उसने उस बड़े से पत्थर पर उन दो लोगों को बैठा हुआ देखा था, तब से वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। पहली रात उन्होंने बस खाना चुराया था। ये अजीब बात है, लेकिन ये बात कुछ कुछ समझ में भी आती है कि ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन पिछली रात उसके साथ जो भी हुआ था उसका कोई भी मतलब नहीं बनता था।
मतलब साफ था कि वो सफेद कपड़े पहने लोग पूरे वक्त मैट का पीछा कर रहे थे, लेकिन मैट क्यों उन्हें एक बार भी देख नहीं पाया था, जबकि वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और वो हर बार उसके पीछे ही थे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि वो हर बार अपने आप को छुपाए रख सके। वो लोग कई दिनों से चुपचाप और बिना नजर आए उसका पीछा करने में कामयाब रहे थे। दूसरी चौंका देने वाली बात यह थी कि मैट अपना कैंप साइट ज्यादातर पगडंडी के सैकड़ों फीट दूर बनाता था, और अगर वो लोग मैट से बहुत दूर हुआ करते थे तो इतने घने जंगल में, इतने घने अंधेरे में वो इतने आराम से उस तक कैसे पहुंच जाते थे? वो बार बार उसके टेंट के आसपास क्यों घूम रहे थे? वो फुसफुसाकर आपस में क्या बात करते थे? क्या वो लोग कोई काला जादू कर रहे थे या फिर कोई तंत्र मंत्र बड़बड़ा रहे थे? न जाने वो सब वहां क्या कर रहे थे। उस रात उसने टेंट की तरफ आती कदमों की आवाज तक सुनी थी। यही नहीं, बल्कि उसने फुसफुसाने की आवाज को भी साफ साफ सुना था। लेकिन उसके बाद उसने उन लोगों के पीछे हटने की आवाज को क्यों नहीं सुना था? और सुबह होते ही वो अचानक से कहां गायब हो गए थे? न जाने उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कब मैट की आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब वो नींद से जागा तो सबसे पहले उसके मन में यही बात आ गई कि कहीं वो लोग फिर से उसके टेंट की तरफ तो नहीं आ पहुंचे। और फिर उसने बाहर जाकर हर तरफ देखा, पर उस रात उनके वहां होने का कोई निशान नहीं था। उस सुबह मैट ने अपने कैंप साइट को पैक किया और कुछ देर वो वहीं बैठा रहा। वो सोच रहा था कि उसे अब हाइकिंग बंद कर देनी चाहिए, अपने परिवार को फोन कर उन्हें यहां बुला लेना चाहिए ताकि वो उन अनजान लोगों से उस जगह से छुटकारा पा सके। पर दूसरी तरफ उसके मन में यह भी बात आ रही थी कि अब तक उसने करीबन 1600 मील का अंतर पार कर लिया था और अब सिर्फ 100 मील का डिस्टेंस बचा था। तो यह भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो फिनिश लाइन से बस कुछ ही मील दूर था और यहां तक आकर वापस जाना बेवकूफी होगी। इसलिए जिसकी उसने शुरुआत की थी उसे पूरा करने का उसने निर्णय लिया। मैट ने फिर से एक बार अपने सामान को बांधकर अपने कंधे पर डाल दिया और हिम्मत कर फिर से अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैट को उस दिन उस छोटे शहर को छोड़कर फिर एक बार एक बहुत घने जंगल से सफर करना था। जंगल का नाम था माउंट शास्ता फॉरेस्ट। माउंट शास्ता फॉरेस्ट भी लासन फॉरेस्ट की तरह बहुत ज्यादा घना था, लेकिन इस फॉरेस्ट के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि पिछले कुछ वक्त में उसने यहां लोग लापता होने की कई सारी घटनाओं के बारे में सुना था। मैट के लिए यह परेशान करने वाली बात थी, और सबसे ज्यादा भयानक बात तो यह थी कि जब भी वहां से लापता लोग मिल जाते थे उनका यही कहना होता था कि जब भी वो उस वीरान सुनसान रास्ते से पैदल सफर कर रहे होते थे तो उन्हें उनके जैसे ही दूसरे सफर कर रहे लोग दिखाई देते थे। वो लोग कभी कभी उनके पीछे से आकर उनकी पीठ को थपथपाते थे, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते वहां कोई नहीं होता था। उन्हें ढूंढने पर भी वहां कोई नहीं मिलता था। यह किसी भूत प्रेत जैसा था। माउंट शास्ता फॉरेस्ट के बारे में चिंता करने वाली बात यह थी कि वहां लापता लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। माउंट शास्ता, ये नाम ही सुनने में कितना अजीब और डरावना लगता है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मैट माउंट शास्ता के जंगल से अपने सफर की शुरुआत कर देता है। अंदर जाते ही उसने पाया था कि वहां पर भी उसी तरह के गंदे और पथरीले रास्ते थे। ऊंचे घने लंबे पेड़ थे जहां से बहुत ही कम रोशनी अंदर आती थी। फॉरेस्ट के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही मैट को यह लगने लगा था कि कोई अब भी उसके पीछे है। वो बार बार दोनों दिशाओं में देख रहा था, लेकिन उसे इस बात से राहत थी कि उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, तो उसे बस चलते रहना है और वो जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। माउंट शास्ता फॉरेस्ट में सफर करते हुए पहले 3 दिनों तक मैट बस अपना सर नीचे झुकाए चलता रहा। वो हर दिन यही सोचता था कि उसे दिन भर में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है। शाम होते ही वो रास्ते से दूर कहीं एक साफ जगह देखकर वहां पर अपना कैंप लगा देता था। वो ये सोचता था कि उसका उन सफेद कपड़े पहने हुए लोगों से या किसी और से कोई झगड़ा नहीं था, और शायद इसलिए उन्होंने अब उसे अकेला छोड़ दिया है। माउंट शास्ता जंगल में उसका ये चौथा दिन था। उस चौथे दिन में मैट ने अपने आप को उस घने जंगल वाले इलाके से बाहर पाया। वो एक खुले रास्ते पर था जो कि एक पहाड़ के किनारे से गुजर रहा था।
यह पगडंडी का रास्ता काफी ऊंचा और काफी ऊपर तक जा रहा था। आसपास पेड़ झाड़ियां कम थे और अब वो दूर दूर तक फैले कई मील रास्ते को साफ साफ देख सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई उसका पीछा कर रहा होगा तो वो उसे भी साफ साफ देख सकता था। वो बहुत ज्यादा खुले मैदान में था। इस बात को लेकर मैट बहुत खुश था। उसे अब और ज्यादा सुरक्षित लगने लगा था। पगडंडी के रास्ते पर दिन का आनंद लेते हुए वो बस आगे चलता रहा। आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक ऊंची चोटी जैसी जगह पर आने के बाद न जाने उसके दिमाग में क्या आ गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उस सफर के दौरान मैट ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, पर अब जब वो घूमा तो उसने मीलों दूर से दो छोटे सफेद बिंदुओं को धीरे धीरे उसकी ओर सरकते हुए देखा, जो कि अपना रास्ता बनाते हुए उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। वो सफेद पोशाक वाले लोग फिर से उसके करीब थे। उस वक्त मैट अपनी मंजिल से बस कुछ 50 मील की दूरी पर था। मतलब एक बात तो अब साफ थी कि उसने जिन लोगों को उस बड़े से पत्थर पर बैठे हुए देखा था वो सच में अब भी उसके पीछे थे। उन्होंने शुरुआत से ही मैट का पीछा किया था और निश्चित रूप से रात को होने वाली घटनाओं के लिए वही जिम्मेदार भी थे। वो न जाने इस तरह से उसका पीछा क्यों कर रहे थे और रात में उसके टेंट के पास आकर क्या करते थे। मैट को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो क्या चाहते थे, लेकिन मैट को अब इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसे कितना अंतर पार करना है। वो बस किसी तरह उन दो लोगों से दूर जाना चाहता था। उसने अपनी जेब से नक्शा निकाला और नक्शे में अपने स्थान को देखा। नक्शे में अपने स्पॉट को देखकर उसे डर का एहसास हुआ, क्योंकि वो स्पॉट अपने पूरे सफर के सबसे अलग हिस्सों में से एक था। वो इंसानी बस्ती से बहुत ज्यादा दूर था। जो शहर उस जगह से कम दूरी पर था वो था कैस्टेला कैलिफोर्निया, जो कि वहां से 25 मील की दूरी पर था और इतने कम वक्त में वहां पहुंच पाना उसके लिए नामुमकिन था। मैट ने नक्शे को अपनी जेब में रख दिया और एक आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर उन दो सफेद कपड़े पहने लोगों पर अपनी नजर डाली। उसने महसूस किया कि वो लगातार उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। फिर मैट ने नीचे रास्ते को देखा और बस दौड़ना शुरू कर दिया। मैट बिना रुके घंटों तक दौड़ता रहा। वो उनसे बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था। वो जब भी पीछे मुड़कर देखता था उसे वो लोग दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। इसके बावजूद वो बस दौड़ता रहता था। उसे बस यही डर लगा रहता था कि वो अब भी उनसे ज्यादा दूर नहीं गया है और वो रात में किसी भी तरह फिर से उस तक आकर पहुंच जाएंगे। अंधेरा हो चुका था और मैट अब भी दौड़े जा रहा था। उसे न जमीन दिखाई दे रही थी और न आसमान। वो बड़ी मुश्किल से रास्ते को देख पा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैट बहुत ज्यादा थक गया। उससे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। आखिरकार वो रुक गया। फिर वहां से वो एक तरफ मुड़ा और पगडंडी के रास्ते को छोड़कर जंगल में सैकड़ों फीट गहरे में बहुत दूर चला गया। वो रास्ते से जितना हो सके उतनी दूर जाना चाहता था ताकि वो सफेद कपड़े वाले लोग उसे ढूंढ न सके। आखिरकार बहुत दूर जाने के बाद उसने एक जगह पर अपना टेंट लगा लिया। वो जगह रास्ते से काफी दूर थी और थोड़ी गहराई में भी थी, जिसे रास्ते से देख पाना तक मुश्किल था। मैट ने वहीं पर अपना टेंट लगा लिया। उसके बाद उसने बहुत ध्यान से अपने कैंप साइट के चारों ओर लकड़ियों का सुरक्षा कवच बना लिया। वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता था। उसने लकड़ियों को इतना ज्यादा करीब रखा कि उस पर जरा सा भी पैर पड़ने पर आवाज हो सके और कोई भी छोटा मोटा जानवर या कोई भी इंसान उसे आसानी से पार न कर सके। सब कुछ हो जाने के बाद उसने फिर से आसपास एक बार देखने की कोशिश की और फिर वो अपने टेंट के अंदर चला गया। उसने टेंट को जिप कर अंदर अपना सामान ठीक से रख दिया कि कहीं खतरा महसूस होने पर अगर भागना पड़े तो वो आसानी से सामान को लेकर भाग सके। सब कुछ होने के बाद वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेट गया। अब उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उन दोनों सफेद कपड़ों में सफर कर रहे लोगों को देखने के बाद उसकी नींद कब की उड़ चुकी थी। वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि पिछले कुछ दिनों में उन दो लोगों ने बिना किसी सहारे के उस घने अंधेरे में भी उसे ढूंढ निकाला था। इसी बात से वो ज्यादा घबराया हुआ था। वो बस इस बात को सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि वो उनसे काफी मीलों दूर है
और अब वो पगडंडी के रास्ते पर भी नहीं है, इसलिए उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मैट कई घंटे तक यही सोचता रहा, लेकिन पर थकान से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बाहर भी सब कुछ शांत होता चला गया। छोटे मोटे जानवरों की आवाज को छोड़ दे तो आसपास सब कुछ नॉर्मल था। उसका दिमाग तक बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगा। आंखें इतनी ज्यादा भारी हो चुकी थी कि उन्हें खुला रख पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। और फिर कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन उसके अगले ही पल उसे एक लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने खट से अपनी दोनों आंखों को खोल दिया। किसी ने उसकी बिछाई हुई लकड़ियों पर अपना कदम रख दिया था। अपनी आंखें खोलकर मैट आसपास के खतरे को भांपने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसे ठीक उसी तरह की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी जैसे उसने उस रात सुनी थी। वो आवाज टेंट के चारों ओर से सुनाई दे रही थी। मैट अब बुरी तरह से थर थर कांप रहा था। वो ये तक सोच नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है। उसी पल उसने देखा कि उसका टेंट एकदम से बाहर की आती रोशनी से जगमगा उठा। किसी ने टेंट पर हर तरफ से टॉर्च की तेज रोशनी डाली थी। बाहर कोई था जो उस आधी रात में, उस घने अंधेरे में भी रास्ते से सैकड़ों फीट दूरी पर मैट के कैंप तक आ पहुंचा था। उन्होंने फिर से आसानी से उसे ढूंढ लिया था। मैट पसीने से लबालब हो चुका था। वो एक हाथ से पसीना पोंछ रहा था तो दूसरे हाथ से उसने चाकू को कसकर पकड़ रखा था। वो शांति से पड़े हुए आसपास की हलचल को सुनने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही पल में सभी लाइट बंद हो गई। सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। अब मैट के दिमाग में बस दो बातें चल रही थी, या तो वो उनसे लड़ाई करे या तो वहां से भाग जाए। और फिर पता नहीं कि मैट के दिमाग में क्या आ गया। वो बिना कुछ सोचे तेजी से स्लीपिंग बैग को फाड़कर टेंट के बाहर कूद पड़ा और बाहर आते ही उसके हाथ में जो चाकू था उसे हवा में लहराते हुए यहां वहां फेरते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर वो वहां खड़े लोगों को उससे दूर जाने के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक वो बस चिल्लाता रहा। आखिरकार वो थककर तेजी से सांस लेते हुए एकदम से शांत खड़ा हो गया। पर तभी उसे पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने सर को घुमाकर पीछे देखना चाहा कि वहां कौन है, पर वहां उसे अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर वहां कुछ तो था जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। तभी उसे एक के बाद एक लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई देने लगी और वो समझ गया कि एक काला साया उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। मैट बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगा। जंगल में हर तरफ घना अंधेरा था। हर जगह बड़े बड़े पेड़ थे। मैट भागते हुए बार बार पेड़ों से टकरा रहा था। पेड़ों की टहनियों से टकराते हुए उन्हें तोड़ते हुए वो बस पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। कभी वो लड़खड़ा रहा था तो कभी वो जमीन पर नीचे गिर रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो किस दिशा में दौड़ रहा है। वो बस जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ रहा था। वो लोग शायद अब भी उसका पीछा कर रहे थे। कुछ 5 मिनट दौड़ने के बाद वो ठोकर खाकर एक जगह पर गिर पड़ा। वहां पास ही एक बड़ा सा पेड़ था और एक छोटा सा गड्ढा था। वो उस पेड़ के सहारे से उस गड्ढे में उतर गया और उस जगह को टटोलते हुए पेड़ और पत्थरों के बीच की एक छोटी सी जगह में वो जाकर छुप गया। उसने उस जगह पर अपने आप को इस तरह से छुपा लिया था कि अगर कोई पीछे से उसकी ओर आ जाता तो उसे आसानी से समझ आ जाता। वो अब भी पीछे मुड़कर उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा से वो दूर भाग रहा था। और जब वो वहां लेट गया तो उसने देखा कि कुछ लोग टॉर्च लेकर उसे जंगलों में चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। वो लोग उसे ढूंढते हुए उसके और करीब आ गए थे, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं सके। कुछ देर बाद वो उसे ढूंढते हुए ठीक उसके पीछे चले गए। मैट पूरी रात इस लॉक के नीचे छुपा रहा। सूरज उगने के बाद भी वो उस जगह से बाहर नहीं आया। उसे डर था कि ये लोग आसपास ही कहीं छुपकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे। करीबन दोपहर तक वो बिना कोई हलचल किए वहीं पर पड़ा रहा। मैट अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आखिरकार दोपहर होने के बाद वो लॉक के नीचे से बाहर निकल आया। उसने एक नजर चारों ओर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था।
फिर अपने कैंप साइट पर जाने के बजाय उसने अपनी सुरक्षा के लिए वहां से दूर जाने का निर्णय लिया और वो फिर से उस जगह से दूर भागता चला गया। वो कैस्टेला कैलिफोर्निया की तरफ जाते रास्ते पर दौड़ता चला गया और जब वो वहां पहुंचा तो उसने सबसे पहले वहां की पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर को यह बात बताई। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने मैट से घटना की जानकारी ली और उसे एक सुरक्षित मोटेल में रख दिया। उसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों को खबर कर दी। उसके घर वाले तुरंत ओरेगॉन से माउंट शास्ता तक ड्राइव करते हुए मैट को घर वापस ले जाने के लिए वहां आ पहुंचे। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैट ने फिर से माउंट शास्ता की पुलिस और फॉरेस्ट टीम को संपर्क किया था। वो जानना चाहता था कि वो सफेद कपड़े पहने कौन लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने अब तक उन्हें पकड़ लिया है या नहीं, लेकिन तब पुलिस ने उसे बताया कि अब तक काफी लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके कैंप साइट से सामान चोरी हुआ है, पर ऐसा एक भी गवाह, एक भी आदमी नहीं है कि जिसने उन सफेद कपड़े पहने हुए लोगों को देखा हो या फिर किसी ने उन्हें डराया हो। मैट अकेला था कि जिसके साथ ये सब हुआ था, इसलिए इसमें किसी को गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। पर आखिर में उनका कहना यही था कि उन्हें अब तक सफेद कपड़ों में घूम रहे लोगों की कोई भी खबर नहीं मिली है और न ही उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी है। मैट को अब तक पता नहीं चला था कि वो लोग कौन थे और वो उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उन लोगों ने लगभग 100 मील तक उसका पीछा क्यों किया था। उसे ये तक पता नहीं था कि वो इतनी दूर होने के बाद भी इतनी आसानी से उसे कैसे ढूंढ लेते थे, कैसे वो बिना किसी नक्शे के, बिना किसी निशान के बहुत आसानी से अंधेरे में भी सफर कर लेते थे। और ये सब कुछ मैट के लिए आज भी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं था।